24 अक्टूबर 2025 बेलगोरोड क्षेत्र रूस एक बांध में रिसाव शुरू हो जाता है। पानी दरारों से बहने लगता है। नहीं, यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है। यह अब तक यूक्रेन युद्ध की सबसे शानदार सामरिक चालों में से एक है। आने वाले घंटों में हजारों रूसी सैनिक अपनी पोजीशन को पानी में डूबते हुए देखेंगे। पिछले 5 महीनों में उन्होंने जो भी योजना बनाई और किया, वह सब सचमुच पानी में बह गया। और यह सब यहाँ से शुरू हुआ, इसी बांध से। लेकिन आखिरकार यूक्रेन ने पानी को हथियार में कैसे बदल दिया? इस ऑपरेशन को समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। मई 2025 रूस ने यूक्रेन के उत्तर में एक नया हमला मोर्चा खोल दिया। युद्ध से पहले 17,500 लोगों वाला वोवचांस्क अब लड़ाई में तबाह होकर भूतिया शहर बन गया है। और क्या आप जानना चाहते हैं कि यह शहर इतना महत्वपूर्ण क्यों था? वोचांस्क रूस की सीमा के पास यूक्रेन के प्रमुख शहरों में है और सीधी फ्रंट लाइन पर स्थित है। और पुतिन के लिए इस शहर पर कब्जा करना 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का मतलब था। सबसे पहले अपनी सार्वजनिक वादा पूरा करना। मई में उन्होंने घोषणा की थी कि वह सीमा पर सुरक्षा क्षेत्र बनाना चाहते हैं। वोवचांस्क पर कब्जा इसका प्रमाण होगा कि वह सच में ऐसा कर रहे हैं। तो हमें सीमा पर एक विशेष बफर जोन बनानी होगी जो सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और हमारी सेनाएं इसमें सक्रिय रूप से शामिल हैं। दूसरा, इस शहर से T-2104 हाईवे गुजरती है, जो एक महत्वपूर्ण सड़क है और कई अन्य शहरों को जोड़ती है। जो वोचांस्क नियंत्रित करता है, वही सप्लाई रूट पर काबू रखता है। और तीसरा, रूस को बुरी तरह से एक जीत की जरूरत थी। 2022 से वह कोई भी बड़ा यूक्रेनी शहर नहीं जीत सका है। वह सैनिकों, जगहों, उपकरणों और पैसे को एक ऐसी जंग में खो रहा था जो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। यहाँ तक कि एक तबाह हो चुका शहर भी मॉस्को में जश्न मनाने की वजह बन जाता। फिर रूस ने पूरी की पूरी ब्रिगेड्स को वोवचांस्क भेज दिया। 82वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट, दोवीन गार्ड्स, स्पेत्सनाज ब्रिगेड, 128वीं ब्रिगेड, 138वीं ब्रिगेड। हजारों सैनिक, सैकड़ों वाहन, सब कुछ इस शहर को कब्जे में लेने पर केंद्रित था। यह विवरण सब कुछ स्पष्ट करता है। इस क्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में 2 नदियां हैं, सेवर्स्की दोनेत्स्क और वोवचा। आमतौर पर ये नदियां पार करना मुश्किल प्राकृतिक बाधाएं होती, लेकिन 2025 की गर्मी बहुत भयानक थी। बेहद गर्मी थी, बारिश बिल्कुल नहीं हुई और दोनों नदियां उथले नालों में बदल गईं। रूसी सैनिक पैदल ही पार कर सकते थे। ट्रक और टैंक बिना किसी परेशानी के गुजर सकते थे। रूसी लॉजिस्टिक्स आसान हो गई थी। वे नदी के एक तरफ दूसरी तरफ जहां चाहें अपनी स्थिति बना लेते थे। जो प्राकृतिक बाधा थी वह खुला रास्ता बन गई। और ठीक इसी बात को यूक्रेन ने समझा। रूसी बढ़त पूरी तरह से मौसम पर निर्भर थी। नदियां सूखी हुई थीं और अगर नदियां फिर से भर जाएं, अब इस क्रूर संयोग पर ध्यान दें। 26 अक्टूबर को जनरल वालेरी गेरासिमोव, रूसी सेना के प्रमुख, पुतिन के कार्यालय में प्रवेश करते हैं। वह राष्ट्रपति को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करते हैं कि रूसी सेनाएं वोवचांस्क के 70% हिस्से पर नियंत्रण रखती हैं, लगभग पूरी जीत। पुतिन जरूर संतुष्ट हुए होंगे, लेकिन एक समस्या थी। ठीक उसी समय जब गेरासिमोव जीत की बात कर रहे थे, जमीन पर रूसी सैनिकों को पहले ही पानी द्वारा अलग थलग किया जा रहा था। युद्ध अध्ययन संस्थान ने चेतावनियों का विश्लेषण किया, जनरल के दावे, निष्कर्ष 70% का सबूत नहीं था। सबूतों से पता चला कि केवल 23% शहर ही रूसी नियंत्रण में था। यहाँ तक कि रूसी सैन्य ब्लॉगर, जिन्हें सीधे सैनिकों से जानकारी मिलती है, उन्होंने भी कहा कि गेरासिमोव झूठ बोल रहे थे। रूसी जनरल अपने राष्ट्रपति को एक कल्पना बेच रहे थे, जबकि जंग के मैदान पर हकीकत पहले ही बिखर रही थी। क्योंकि पिछले 2 दिनों में 24 और 25 अक्टूबर को यूक्रेन ने कुछ अलग शुरू किया था। यह कोई एक हमला नहीं था, बल्कि कई हमले लगातार हुए। ड्रोन की लहरें एक के बाद एक सभी बेलगोरोड जलाशय के बांध को निशाना बना रहे थे। लेकिन यहाँ असली कमाल है,
मकसद पूरी बांध को नष्ट करना नहीं था, बल्कि नियंत्रित रिसाव पैदा करना था। क्या हो रहा है? कमाल है, यहाँ तो सब कुछ बहुत भरा हुआ है। ड्रोन ने दरवाजों, नियंत्रण तंत्रों, खास बिंदुओं पर सटीक हमला किया। 24 घंटे से भी कम समय में जलाशय में पानी का स्तर 1 मीटर पूरा गिर गया। 76 मिलियन घन मीटर पानी, और वह पानी सीधे सिवर्स्की, डोनेत्स्क और वोवचा नदियों में चला गया। वही नदियां जो सूखी थीं, वही नदियां जिन्हें रूसी लोग पैदल पार कर रहे थे। अचानक वे छोटी नदियां फिर से बड़ी बड़ी बाधाएं बन गईं। और सबूत हर तरफ से आने लगे। सबसे पहले खुद रूसी सैनिकों से। उन्होंने टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट करने शुरू कर दिए। ऐसे वीडियो जो संपादित प्रचार नहीं थे, बल्कि कच्ची हताश रिकॉर्डिंग थी। एक सैनिक ने अपनी खाई का वीडियो बनाया जिसमें पानी उसके घुटनों तक था। उसने कहा, हम एक दिन में इन्फेंट्री से मरीन बन गए, लेकिन हम भाग्यशाली थे। बगल वाली पोजीशन में पूरा शेल्टर पानी में डूब गया, साथ में सारा सामान भी। दूसरे वीडियो में पूरी तरह से डूबी हुई सड़कें दिखाई गईं, कीचड़ में फंसे सैन्य वाहन, नदी पार करने के पॉइंट टूटते हुए, पानी से भरी खाइयां और गोला बारूद पानी में बहता हुआ दिखा। फिर अंतरिक्ष से प्रमाण मिले। स्वतंत्र विश्लेषकों ने रडार तकनीक वाली सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल किया। इस तरह का रडार बादलों के पार देख सकता है और जमीन पर पानी का पता लगा सकता है। इन तस्वीरों ने पुष्टि की कि डैम के नीचे की ओर भारी बाढ़ आई थी, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई दे रही थी। पानी ने पूरे वोवचांस्क क्षेत्र में सड़कों, आपूर्ति मार्गों और रक्षा लाइनों को काट दिया था। और फिर कुछ अजीब हुआ। रूसी सूत्रों ने तुलना करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, यही जून 2023 में नोवाकाखोका डैम के साथ हुआ था। याद है, यूरोप के सबसे बड़े बांधों में से एक खेरसोन क्षेत्र में नष्ट हुआ था। यह एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी थी। पूरी बस्तियां डूब गईं, हजारों लोगों ने अपने घर खो दिए। इस पर्यावरणीय आपदा का असर पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया। यह बहुत ही क्रूर और अंधाधुंध था। लेकिन बेलगोरोद में कुछ नहीं हुआ। आकार का फर्क सब कुछ दिखाता है। खारकोवका में 18.2 अरब घन मीटर पानी था, जबकि बेलगोरोद में 76 मिलियन था। दर्जनों गुना छोटा। खारकोवका एक हथौड़ा था जिसने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर दिया। नागरिकों और सैनिकों को भी। यह आतंक का हथियार था। बेलगोरोद एक सर्जिकल चाकू की तरह था, एक नियंत्रित रिसाव जिसने खास तंत्रों को ही प्रभावित किया। बेलगोरोद के गवर्नर ने तो सार्वजनिक रूप से इसे कम करके दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 निजी बाग बगीचे ही डूबे हैं। नागरिकों पर असर बहुत कम था, लेकिन सैन्य प्रभाव, वह तो विनाशकारी था। क्योंकि देखिए रूसी सेनाओं के साथ क्या हुआ। वे जो आपूर्ति मार्ग इस्तेमाल करते थे, खत्म कर दी गईं। पानी ने पूरी तरह से बहा दिया। वोश्चांस्क समूह की पूरी लड़ाकू क्षमता बाधित हो गई थी। नदियां जो पहले पार करना आसान था, अब फिर असंभव बन गई। सूखी गर्मी का जो फायदा था, जिसने 5 महीने तक आक्रामकता को बनाए रखा, वह 72 घंटों में उलट गया। लेकिन सबसे बुरा असुविधा नहीं थी, बल्कि अलगाव था। कई रूसी ब्रिगेडों ने नदियां पार कर ली थीं और दूसरी तरफ अपनी स्थिति स्थापित कर ली थी। अब वही सैनिक फंस गए थे। 16वां यूक्रेनी सेना कोर ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि जो रूसी इकाइयां सेवर्स्कोय डोनेट्स्क को पार कर चुकी हैं, वे मुख्य बलों से पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई हैं। सैन्य विश्लेषकों ने उन विशिष्ट इकाइयों की पहचान की जो खतरे में थीं। 128वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, 116वीं रोस्क्वार्डिया ब्रिगेड, 17वीं 136वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड, 68वीं मोटराइज्ड राइफल ब्रिगेड। कम से कम 4 ब्रिगेड, हजारों सैनिक। इन सैनिकों की स्थिति की कल्पना कीजिए। उनके पीछे एक बाढ़ आया हुआ नदी है। एकमात्र आपूर्ति मार्ग अब पार करना असंभव है। उनके सामने यूक्रेनी रक्षा पंक्तियां हैं। वे दुश्मन सैनिकों से घिरे नहीं थे, वे खुद भौगोलिक स्थिति से घिरे हुए थे।
यूक्रेन ने सटीकता का इस्तेमाल करके इलाके को फिर से आकार दिया और एक परफेक्ट जाल बनाया। यूक्रेनी 16वीं सेना कोर ने एक ठंडी और सीधी घोषणा की, हम युद्ध बंदियों की संख्या में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह कोई धमकी नहीं थी, यह सैन्य गणना थी। वे फंसी हुई इकाइयों के पास 3 विकल्प थे। पहला, यूक्रेनी गोलाबारी के बीच वापस भरे हुए नदी को पार करने की कोशिश करना, यानी आत्महत्या। दूसरा, सामूहिक रूप से आत्मसमर्पण करना। तीसरा, वहीं रुके रहना जब तक कि गोला बारूद, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति खत्म न हो जाए, और फिर या तो पकड़े जाना या मारे जाना। 24 अक्टूबर से पहले रूसी सेनाएं हमला कर रही थीं। 26 अक्टूबर के बाद वे जीवित रहने के लिए लड़ रही थीं। स्थिति नष्ट हो गई थी। गोला बारूद पानी में बह गया था। छोड़े गए वाहन डूब रहे थे। एक यूक्रेनी सैन्य प्रवक्ता कर्नल विक्टर त्रेहुबोव ने संक्षेप में कहा, यह टूटना रूसी हमलों की तीव्रता को कम कर देगा और उनकी पूरी लॉजिस्टिक्स को जटिल बना देगा। रूसी सैनिक अब आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोच रहे थे। वे पानी में चल रहे थे, सूखी जमीन की तलाश कर रहे थे। 5 महीने की आक्रामक कार्रवाई, हजारों सैनिक, सैकड़ों वाहन, अरबों रूबल खर्च किए गए, और यह सब कुछ एक बांध पर 3 दिनों के सटीक हमलों में पलट गया। यही है आधुनिक युद्ध। यह हमेशा इस बारे में नहीं होता कि किसके पास ज्यादा टैंक हैं या ज्यादा सैनिक हैं। यह इस बारे में है कि कौन बेहतर सोचता है, जो दुश्मन की कमजोरी को पहचानता है और उसे सर्जिकल सटीकता के साथ इस्तेमाल करता है। रूस ने केवल ताकत और अस्थायी जलवायु लाभ पर भरोसा किया। यूक्रेन ने समझा कि उस लाभ को खत्म किया जा सकता है, और उसने उसे खत्म कर दिया। ड्रोन के साथ, योजना के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ। 3 दिन के अच्छे से किए गए हमले रूसी संख्यात्मक श्रेष्ठता के 5 महीनों से भी ज्यादा कारगर साबित हुए। यही चीज रणनीति को ताकत से अलग करती है, और ठीक इसी तरह आधुनिक युद्धों का फैसला होता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, इस ऑपरेशन में आपको सबसे ज्यादा क्या प्रभावित किया? कमेंट्स में बताएं। अगर आप आधुनिक सैन्य रणनीति के बारे में और समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस तरह की सामग्री पसंद है। अगली बार तक के लिए